ओके, तो जैसा कि अभी भी हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा। डेटा टाइप्स क्या है? जैसे इंटीजर है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, बूलियन भी होती है, 0 1 ट्रू और फॉल्स जिसको कहते हैं। पर अभी हम बात करें कि यहाँ जो आर्गुमेंट दिया गया है, ये जो डेटा दिया गया है वेलकम टू सी, ये किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि डबल कोट्स में लिखी गई चीज क्या होती है? स्ट्रिंग। और दूसरी बात कि कोई भी चीज हम अगर प्रिंटफ में लिखेंगे, तो प्रिंटफ क्या एक फंक्शन है, तो कोई भी चीज अगर हम प्रिंटफ फंक्शन में लिखेंगे और वो डबल कोट्स में लिखेंगे तो एज इट इज आ जाती है। मतलब कि अगर मैं लिखूंगा प्रिंटफ और यहाँ लिखूंगा 10+20 किसमें? डबल कोट्स में, तो वो 10+20 ही आ जाएगा, 13 ही आएगा। ठीक, एक बात तो ये है। पर अभी हम सीख रहे हैं कि हाउ टू प्रिंट अ मैसेज इन सी, दैट इज व्हाट बाय यूजिंग द फंक्शन प्रिंटफ। और ये क्या हमने पढ़ा? व्हाट इज दिस सेमीकोलन? इट इज नोन एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट को खत्म करने वाला, खत्म ये करवा देता है स्टेटमेंट को। अब ये क्या चीज है यहाँ पर? ये होता है ब्लॉक ऑफ ए फंक्शन। आप समझो कि अभी ब्लॉक ही समझो इसको। ब्लॉक मतलब कि कोई भी चीज अगर आपने इसके अंदर लिखनी है तो सारी की सारी इसी के अंदर आएगी। आप कल को एक और स्टेटमेंट लिखना चाहते हो, एक और 3 4 5 6 7 फिर ऐसे बंद कर दोगे लास्ट। तो ये सब क्या होगा? ये सारा का सारा कोड इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, स्टार्टिंग ब्लॉक एंड एंडिंग ब्लॉक। गेटिंग? और ये क्या, ये ब्रैकेट्स कौन सी है? कर्ली ब्रेसेस, ठीक है ना। कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे लगती हैं ये वाली। तो जो भी लिखना है आपने इसके अंदर ही लिखना है। तो फिलहाल अभी इसके अंदर मैंने एक ही स्टेटमेंट लिखी है, दैट इज व्हाट? प्रिंट एफ। और फिर उसको टर्मिनेट भी करवा दिया आगे यहाँ। अच्छा, इसके बाद क्या है? अब क्वेश्चन ये है कि ये जो चीज लिखी गई है मेन, ये क्या चीज है? अगर आप ध्यान से देखें मेन को, तो उसके आगे भी ब्रैकेट लगे हुए हैं और ये भी फंक्शन है। पर ये जो फंक्शन है ये आपका खुद का बनाया गया है, सिर्फ जो उसके अंदर कोड लिख रहे हो आप, नाम खुद का बनाया गया नहीं है। ये सी वाले ने कहा है कि जो भी कोई प्रोग्राम लिखेगा सी का, ये प्री डिफाइंड है कि उसको मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा, अंदर कोड कुछ भी लिखे हो। अब ऐसा क्यों है? इसको मेन फंक्शन क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि कोड की जो एग्जीक्यूशन है सी के, जब आप कोड लिख बैठोगे उसके बाद एट द एंड कोड को क्या करना है? एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट ही करना है। जब वो एग्जीक्यूशन में जाएगा तो सबसे पहले वो क्या करता है? मेन के पास जाता है, मतलब मेन फंक्शन को टारगेट करता है। वो ढूंढेगा ही मेन फंक्शन को, एग्जीक्यूटर। अगर उसको मेन फंक्शन नहीं मिला तो वो नहीं चलाएगा कोड को, एग्जीक्यूशन में नहीं जाएगा। तो मेन फंक्शन क्या फंक्शन है? जब सबसे पहले वो ढूंढता किसको है? एग्जीक्यूटर, मेन फंक्शन को ही ढूंढता है। इसलिए मेन फंक्शन होना जरूरी है। हाँ, अगर आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करवाना है, सिर्फ कंपाइल ही करवाना है, तो मेन फंक्शन बनाओ या मत बनाओ, कोई और फंक्शन बना लो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट कंपाइलेशन के बाद आपने एग्जीक्यूशन भी करवानी है तो फिर मेन फंक्शन बनना जरूरी है। मतलब आफ्टर कंपाइलेशन आप क्या करवाना चाहते हो? एग्जीक्यूशन भी करवाना चाहते हो, तो मेन फंक्शन का बनना जरूरी है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ जो आप लिख रहे हो प्रिंटफ जो लिखा गया है, ये जो प्रिंटफ लिखा गया है यहाँ पर, इसका काम क्या है? जो भी अंदर लिखा गया है इसके अंदर, प्रिंटफ के अंदर, इसको प्रिंट करवा देगा। तो प्रिंट करवा देगा, बट वो तो ठीक है, बट ऐसे कैसे करवा देगा? मतलब कौन सा कोड ऐसा लिखा है यहाँ पर हमने कि जो कि उसको वो करेगा कि स्क्रीन पे ले जाएगा, आउटपुट स्क्रीन जो आएगी उस पे ले जाएगा? ऐसा कौन सा कोड यहाँ पे लिखा है? मतलब ये तो सिर्फ फंक्शन है, हमने फंक्शन को कहा है कि प्रिंट करवा दे, पर एक्चुअल में वो कौन सा कोड है जो इसको प्रिंट करवाएगा? एग्जाम्पल, मान लो कि पंखा है सपोज, है ना। मैंने किसी मैकेनिक को बुलाया पंखा ठीक करने के लिए, वो आ गया। अब मैं, वो जब आया पंखा ठीक करने के लिए, तो मैं बाहर चला गया, मैं अपना काम लग पड़ा करने, कोई और काम। और वो आया, उसने पंखा पंखा ठीक किया, मुझे बताया कि पंखा ठीक हो गया है, पंखा चलना शुरू हो गया। मैं उसको बोलूंगा कि नहीं भाई पंखा तो तुमने ठीक नहीं किया, है ना। तो बोलेगा नहीं, मैंने कहा मैं तो देखा ही नहीं कि पंखा ठीक हुआ है कि, मतलब पंखा तो ठीक हो गया पर मैंने देखा नहीं कि ठीक कैसे हुआ, जो भी है वटेवर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसने काम नहीं किया, मतलब उसने काम तो किया पंखा ठीक करने के लिए, पर मेरे सामने नहीं किया। तो अगर मेरे सामने नहीं किया है पर किया है, तो ऐसा यहाँ पर भी है कि प्रिंटफ जो लिखा गया है ये क्या करवा रहा है? प्रिंट करवा के आपको दे दे रहा है। मतलब आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ रहा है? वेलकम टू सी लिखा जा रहा है, मतलब ये आपको प्रिंट करवा के दे दे रहा है। बट प्रिंट करवा के जो दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ये लाइन दे रही है। मैंने सिर्फ मैकेनिक को बुलाया है, पंखा ठीक करने वाले इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, पर
काम उसने ही किया सारा का सारा, पर वो बैक एंड पे किया, मतलब मेरे सामने नहीं किया। मैं चला गया, उसने पीछे से पंखा ठीक कर दिया सारा, क्योंकि इसको पंखा ठीक करने आता है। मेरा काम क्या था, सिर्फ उसको बुलाना, कॉल लगाना। मैंने बुलाया उसको कि आ जाओ भाई पंखा ठीक कर दो। यहां पर क्या है, जो प्रिंट ऑफ लिखा गया है वो क्या है, वो कॉल है, कि मैं यहां पर कॉल लगा रहा हूं एक्चुअल वाले प्रिंट ऑफ को, कि तुम, जब मैं चाहता हूं कि भाई इसको प्रिंट करवा के तुम दे दो, तो जो एक्चुअल प्रिंट ऑफ का कोड है जो उसने लिखा है, जिसने सी बनाई है, उसका नाम क्या है, डेनिस रिची। ठीक है, उसने बनाई है। तो डेनिस रिची ने ये बनाया है, और ये कहां बनी है, अमेरिका में बनी हुई, कैलिफोर्निया। लैब लेबोरेटरीज है जो उनकी, जिसमें वो रिसर्च करते हैं, बेल्स लेबोरेटरी कहते हैं। ठीक है, एटी एंड टी बेल्स, या हाँ, टी बेल्स लेबोरेटरी। ये लेबोरेटरीज जो है, यहाँ पर वो रिसर्च करते हैं, तो वहां जाके उसने, कैलिफोर्निया में है ये, उन्होंने बनाई। सी प्लस प्लस भी यहीं बनी है, इन्हीं लेबोरेटरीज में, बट इससे नहीं बनाई है, कोई और है। और ये भी नहीं कि अकेले ने बनाई होती है, और बहुत सारे लोग होते हैं, बट जो लीडिंग होता है उसका यहाँ पर नाम है। तो प्रिंटफ जो है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, फंक्शन लिखा गया है। तो प्रिंटफ फंक्शन जो लिखा गया है, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि इसका कोड जो है बैकएंड पे लिखा गया है। ठीक है, इसका जो कोड है प्रिंटफ का, वो बैकएंड पे लिखा गया है। यहाँ पर सिर्फ हम उसे क्या कर रहे हैं कि तुम उसे बुला दो, प्रिंटफ वो जो कोड है बैकएंड वाला, उसको बुला के ले आओ, तो इसलिए हमने ये लिखा है। अब क्वेश्चन ये है कि जो कोड लिखा गया है, जो डेनिस रिची ने लिखा है, वो कहीं ना कहीं उसने स्टोर तो किया होगा, मतलब जो हमने सी डाउनलोड की या फिर उसके बाद इंस्टॉल की, जब इंस्टॉल की वो कहाँ चली गई, सी हमारी हार्ड डिस्क में, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क या एसएसडी जहां भी है, वटेवर जहां भी आपने इंस्टॉल किया, वो वहां चली गई। आप जो कोड लिख रहे हो, ये जब कंपाइल होगा कोड, ये कहां पर होगा, रैम पर। कोड कहां पड़ा है इसका, सी वाला, हार्ड डिस्क में। ठीक है, एसएसडी या हार्ड डिस्क में पड़ा कहीं ना कहीं। अब अगर वो वहां पड़ा है कोड हार्ड डिस्क में, कोड हम यहाँ लिख रहे हैं, कंपाइल यहाँ पे हो रहा है रैम पर, तो जो प्रिंटफ वाला जो कोड है, जो प्रिंटफ को एक्चुअली में चलाएगा, जो ये प्रिंट करवाएगा, वो कोड कहाँ पड़ा है, हार्ड डिस्क में। और कोई भी चीज अगर हार्ड डिस्क में स्टोर होती है, वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, फाइल की फॉर्म में। हमेशा याद रखना, कोई भी चीज जब हार्ड डिस्क में स्टोर होगी, वो किस फॉर्म में होगी, फाइल की फॉर्म में। तो फाइल की फॉर्म में स्टोर होगी, और फाइल जब भी कोई होती है, उसको कोई ना कोई एक्सटेंशन मिलती है। गेटिंग? तो जैसे मान लो अगर आप देखो कि ऑडियो फाइल है, तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .mp3। वीडियो फाइल है, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .mp4। .mp4 के एक्सटेंशन, ये सारी एक्सटेंशन मतलब जिससे पहचानी जाती है कि फाइल का फॉर्मेट क्या है। जैसे .c भी एक फाइल फॉर्मेट है, किसका, ये प्रोग्राम को सेव करने का। अगर आप सी के कोड को सेव करना चाहते हैं, तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .c। सी प्लस प्लस की .cpp, जावा की .java, HTML की .html, उससे पहचाना जाते हैं कोड। नाम तो कुछ भी हो सकता है आगे, फर्स्ट डॉट सी, फर्स्ट डॉट सी प्लस प्लस, सीपीपी, फर्स्ट डॉट जावा, बट ये एक्सटेंशन है। तो सी की एक्सटेंशन क्या है, डॉट सी, पर किसकी, जो कोड लिखा जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो प्रिंटफ वाला कोड है, वो भी कहीं ना कहीं पड़ा है किसी न किसी फाइल में, और वो फाइल कहाँ पड़ी है, हार्ड डिस्क के अंदर। तो अगर वो फाइल हार्ड डिस्क के अंदर पड़ी है, तो वो किस फॉर्म में पड़ी होगी, फाइल की फॉर्म में। तो वो फाइल का जो कोड है, वो भी हमें कहाँ लेके आना पड़ेगा, रैम पर, ताकि वो उसको यहीं देख ले। नहीं तो वो दिक्कत में आएगा, क्योंकि रैम पे ही कंपाइलेशन होगी, हार्ड डिस्क में तो होगी नहीं। तो बोलेगा भाई मेरा वाला जो कोड है, मतलब इलेक्ट्रिशियन आया और ये भूल गया पंखा कैसे ठीक करते हैं, तो उसको याद दिलाना पड़ेगा भाई ऐसे ठीक करते हैं। तो मतलब प्रिंटफ जो है, उसको यहाँ बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा कोड ये पड़ा है। तो वो पड़ा कहाँ होगा, किसी ना किसी फाइल में। तो मुझे लिखना पड़ेगा कि भाई उस फाइल को इंक्लूड करके लेके आ जाओ, कहाँ पर, रैम पर। तो यहाँ पर मुझे एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, क्या, हैश इंक्लूड stdio.h, ये लिखना पड़ेगा मुझे। अब ये क्या चीज है, हैश इंक्लूड क्या करेगा, ये हैश इंक्लूड जो है, इसे कहते हैं प्री प्रोसेसर, ये कहते हैं इसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसे सिर्फ हैश इंक्लूड को, इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव।
प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब है कि पहले ही प्रोसेस हो जाना। कब? जैसे ही आप कंपाइलेशन का ऑर्डर देंगे, सबसे पहले जो ये लाइन लिखी गई है यही प्रोसेस होगी। तो क्या करेगा वो, जो ये फाइल है जिसका नाम है stdio.h, उसकी एक्सटेंशन है। क्योंकि देखो कंप्यूटर के अंदर जब भी आपको कोई ऐसी चीज लिखी मिल जाए जिसके आगे डॉट करके कुछ आगे लिखा होगा, वो समझ लेना वो क्या है, फाइल होती है। जिसके आगे डॉट करके कुछ आगे लिखा होगा वो क्या होगी, फाइल होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है डॉट एच, ये क्या है, एक फाइल है। और क्या लिखा है stdio, तो stdio है, केवल इसको कोई स्टूडियो पढ़ते हैं, स्टूडियो नहीं है ये stdio है। और ये है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसकी फुल फॉर्म जो है। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल, और इसको कहते हैं हेडर फाइल। अब हेडर फाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टॉप पे लिखी जाती है। तो क्या किया आपने, आपने कमांड दे दी कि भाई जो फाइल वहां पड़ी हुई है हार्ड डिस्क के अंदर, उस फाइल की कॉपी यहाँ इंक्लूड करके लेके आ जाओ। तो आप पाएंगे जब आप अपने कोड को कंपाइल करेंगे तो वो दिखाएगा कि आपने कोड तो 5 लाइन का लिखा है, बट वो दिखाएगा 600 लाइन्स। अब वो 600 लाइन कहां से आई, इस फाइल की, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो चुकी है। गेटिंग? तो अब अगर आप इसको, तो कंपाइल तो हो गया, नाउ यू वांट टू रन इट, एग्जीक्यूट इट। तो अब क्या होगा, इतना सा लिखने से कुछ जो आईडीईज हमने पढ़ी थी उनमें ये कोड चल जाएगा, कुछ आईडीईज में नहीं चलेगा। कुछ आईडीईज में क्या होगा, ये कोड आप चलाएंगे, जैसे ही कोड आपने चलाया वो आउटपुट स्क्रीन आएगी और वापस चली जाएगी, वहां स्टे नहीं करेगी, फ्लक्चुएट करके वापस चली जाएगी। मतलब आएगी आउटपुट स्क्रीन, लिखाएगा वेलकम टू सी, वापस खत्म, स्टे नहीं करेगी वहां पर। तो मुझे क्या करना है, स्टे करवाना है उसको। तो मैं यहाँ पर एक और फंक्शन लगाऊंगा जिसका नाम है गेट सी एच, इसका मतलब है गेट कैरेक्टर। अब ये गेट कैरेक्टर फंक्शन क्या है, गेट कैरेक्टर फंक्शन ये है कि भाई ये क्या करता है, ये बोलता है कि मुझे कोई कैरेक्टर एंटर करो, नहीं तो मैं ब्लिंक करता रहूंगा कर्सर को। जब तक आप कुछ एंटर नहीं करोगे तो मैं रोक के रखूंगा उसको, स्क्रीन को, कि भाई मुझे ये कमांड चाहिए। जब तक आप ये कमांड नहीं दोगे, कुछ एंटर नहीं करोगे, वो कर्सर ब्लिंक करता रहेगा। जब कर्सर ब्लिंक करता रहेगा तो आपकी जो स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन, वो रुकी रहेगी और आपको ये मैसेज दिखता रहेगा। जैसे ही आपने कुछ एंटर किया, खुद से कुछ भी एंटर किया, वाई जेड इवन की एंटर, कोई भी की दबाई, तो वो वहां से गायब, खत्म। आई बात समझ? तो ये क्या करता है, ये उस स्क्रीन को रोक के रखता है। पर इसका काम स्क्रीन को रोकना नहीं है, ये ट्रिक लगाया हमने कि भाई इसका काम है गेट कैरेक्टर, गेट कैरेक्टर की मुझे कोई ना कोई कैरेक्टर एंटर करवाओ। जब तक आप कोई कैरेक्टर एंटर नहीं करवाएंगे तब तक मैं स्क्रीन को रोक के रखूंगा, मतलब मैं वेट करता रहूंगा कुछ एंटर करो। जैसे आपने कुछ एंटर किया तो बाहर। तो हैश इंक्लूड stdio। अच्छा, अब ये जो है ये भी एक फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है तो इसका भी कोड होगा, और वो भी कहां पड़ा होगा, हार्ड डिस्क के अंदर। और वो जो है जो कोड कहां पड़ा होगा, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फाइल में, या तो वो ये फाइल हो सकती है कि इसके अंदर इस फंक्शन का कोड भी इसी फाइल के अंदर हो, पर ऐसा नहीं है। इस फंक्शन का जो कोड है वो पड़ा होता है, ये तो लिखना पड़ेगा आपको हैश इंक्लूड। तो वो फाइल है, इसका नाम है कोनियो डॉट एच। कोनियो मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल किसको कहते हैं, कंसोल ये वाली जो है कंसोल एप्लीकेशन, कंसोल ऐप, डेस्कटॉप ऐप, मोबाइल ऐप, वेब ऐप। तो किसके लिए ये कंसोल ऐप? हाँ। तो कंसोल इसे कहते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट, की जो भी चीज आपकी आउटपुट स्क्रीन पे दिखने वाली है वो कहां पड़ी होगी, इसके अंदर, कोनियो के अंदर। तो गेट सी एच जो है, दैट इज द फंक्शन गेट कैरेक्टर, गेट सी एच है, गेट कैरेक्टर और इकट्ठा ही। तो गेट सी एच जो फंक्शन है वो कहां पड़ा है, इस कोनियो फाइल के अंदर। और जो प्रिंटर फंक्शन है उसकी कोड कहां पड़ी है, stdio के अंदर। एटीज एंड टी बेल्स लेबोरेटरी जो है इसमें बना है सी। ठीक है, तो लगे रहे होंगे। और ये कब की बनी है, 1972 की सी, इतनी पुरानी है। तो पाइथन वो तो 1992 की है, जावा 1995 की है, पर ये है 1972 की, तब की बनी है, जब आपकी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी नहीं आया था, सिंपल CUI बेस्ड था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड था, तब की बनी है ये सी लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि सी थी, सी से पहले भी थी, ए भी थी, बी भी थी, फिर सी, फिर डी नहीं आई। सी से, क्योंकि सी जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, गेटिंग? तो ऐसी बहुत सारी और लैंग्वेजेस भी हैं।
फिर सीधी आई सी प्लस प्लस, क्योंकि सी फेमस हो चुकी थी, तो अगर कोई नई लैंग्वेज लेके आनी थी उससे मिलती जुलती, तो नाम क्या रखा उसका, सी प्लस प्लस। प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट इन सी, जिसने सी करी है वो सी प्लस प्लस को थोड़ा सा इजिली सीख जाएगा। दिस इज हाउ द प्रोग्राम ऑफ सी वर्क्स। अब देखो कि एक मैसेज प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे क्या क्या लिखना पड़ रहा है, इतना सा प्रिंट अप करवाने के लिए। और जैसे पाइथन की बात करें तो आप क्या लिखोगे, आप प्रिंट सिर्फ, है ना, सीधा प्रिंट, बाकी सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। यहाँ पे सब लिखना पड़ता है, इसलिए कहते हैं कि पाइथन में कोड लिखना आसान है, कि भाई एक ही लाइन से सारा कोड चल जाता है। बट यहाँ पर एक चीज और है कि हमें यहाँ पे पता चलता है कि एक्चुअली में होता क्या है। तो अब आप बोलेंगे सर कि अगर पाइथन में लिखा जाता है प्रिंट, तो क्या वहां हेडर फाइल नहीं होती होंगी, फिर वहां भी होती होंगी, फिर वो क्यों लिखनी पड़ती है? इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो वहां पर इंपोर्टेड होती है, इंक्लूडेड होती है, ये है। तो लिखना है प्रोग्राम, ये लिखो।